आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सत्रह नवंबर की शाम है। नितिन ठाकुर का नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं दिन भर। पॉल्यूशन से त्रस्त है दिल्ली, उसका हालचाल आज भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने फटकार के बाद अब बताया है कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। तो जानेंगे कि सरकारों ने क्या कहा और उसकी जमीनी हकीकत क्या है। उधर कांग्रेस की मुसीबतें कम नहीं हैं। राजस्थान, पंजाब जैसी मुश्किलें अब उसे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। तो जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद भूखमरी के हालात हैं। भारत ने चाहा कि मदद भेजें लेकिन वो अटक गई, क्यों, ये बताएंगे। और आखिर में ब्रिटिश क्रिकेटर अजीम रफीक की नस्ल भेद पर आप बीती का जिक्र होना है। आज उनके बयान ने खूब सुर्खियां बनाई हैं। तो इस बहाने उस दर्द की बात करेंगे जो बहुत सारे खिलाड़ी सहते हैं। लेकिन पहले खुशबू से सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइन और फिर शुरुआत करते हैं। नेशनल कोर्ट के दबाव में झुका पाकिस्तान। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को मिला अपील करने का अधिकार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हुए भगौड़ा घोषित। 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम। कोरोना संकट के बीच दुनिया पर बर्ड फ्लू के 8 तरह के स्ट्रेन का खतरा। अगर ये फैला तो अंजाम कोरोना महामारी से भी होगा ज्यादा बुरा। एमपी में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटे। 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे मॉल और स्विमिंग पूल। त्रिपुरा हिंसा में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए वकीलों और पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगलवार को सीबीआई की छापेमारी के बाद आज 20 से ज्यादा आरोपियों को लिया गया हिरासत में। सौरव गांगुली आईसीसी क्रिकेट टीम के अध्यक्ष बने। इस पद को पिछले 9 साल से अनिल कुंबले रहे थे संभाल। खस्ताहाल इकोनॉमी से बेहाल हुआ तालिबान। अमेरिका से बैंक खातों पर प्रतिबंध हटाने की अपील। और भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दिल्ली में पॉल्यूशन जस का तस है। प्रॉब्लम तो पहले थी लेकिन हम सीरियसली ले नहीं रहे थे। इस बार ले रहे हैं क्योंकि दिवाली के बाद से हालात खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले पर सुनवाई की थी, कल हमने बताया था, और आज फिर से सुनवाई हुई। पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा की सरकारों ने बताया कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन वर्क रोकने के आदेश दिए हैं, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, गाड़ियों का आवागमन भी कम कराया जाएगा। हालांकि राज्यों ने जवाब दिए मगर कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं दिखी। कहा कि सरकारें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोष डालकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। आपने मेजर्स लिए होंगे लेकिन उनका पालन हुआ या नहीं ये आपको नहीं पता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो सुनवाई के दौरान और क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, आज की सुनवाई में कुछ मेन पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वो एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाखुश है जिस तरह से स्टेप्स लिए गए। उन्होंने यही कहा है कि आपने अभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो था उसी के कदम उठाए हैं। हम चाहते थे कि आप कुछ इमरजेंसी स्टेप्स और भी उठाएं। हालांकि पंजाब और हरियाणा सरकारों से ये भी पूछा गया है कि आप कह तो रहे हैं कि किसानों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पराली ना जलाएं, लेकिन वो पराली ना जलाएं और उस पराली का क्या करें उसके लिए आप क्या मदद कर रहे हैं उसकी आपने कोई डिटेल्स नहीं दी। दिल्ली सरकार को भी इसी बात पर दोबारा फटकार पड़ी है कि आप ये कहते रहते हैं कि पराली की वजह से प्रदूषण है, लेकिन जो आप कदम उठा रहे हैं दिल्ली में इंडस्ट्रियल एमिशन को लेकर, गाड़ियों के एमिशन को लेकर, उस पर आप क्या कर रहे हैं ये हमें बताइए। आपने कहा है कि हमने पुरानी गाड़ियां रोक रहे हैं, हम स्कूल्स बंद किए हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो ना निकलें, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। आप, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, उनको भी इसी बात पर फटकार पड़ी है कि आप पॉलिसी बना देते हैं लेकिन खुद ही उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। सारा दोष इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन का है, ऑफिसर्स का है कि जो उनको काम करना चाहिए कि लोगों को रोके गलत काम करने से, वो क्यों नहीं किया जा रहा। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और अब अगली सुनवाई इसकी जो मैटर की जो है वो अगले वेडनेसडे यानी कि 24 तारीख को होनी है। और कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि आप इस चीज का इंतजार ना करें कि हवाएं बदलें, तेज हवाएं चले और जो हवा में धुआं है वो उड़ जाए, क्योंकि हर बारी हर कुछ महीनों में अप्रैल के महीने में और अक्टूबर नवंबर के महीनों में हर साल ऐसा होता है कि दिल्ली की आबोहवा खराब हो जाती है। तो हमारे ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए,
कुछ ठोस कदम उठाइए। ये तो हो गई कोर्ट और सरकार की बात, लेकिन इस प्रॉब्लम के असल भुक्तभोगी तो वो लोग हैं जिनके सिरों पर छत नहीं है। वो प्रदूषण को कैसे झेल रहे हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर श्रेय चटर्जी। आपका नाम? सतीश। आप रास्ते पे सोते हो? हाँ जी। खुली हवा में? हाँ। और ये जो अब दिल्ली की हर साल हवा इतना खराब हो जाता है, हाँ। तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? नहीं होती, मेरे को तो नहीं होती है, मेरे को तो नहीं होती है। सब ठीक है? हाँ जी, मेरे को ठीक है। अभी कह रहे थे आंखों में जलन और होती है? आँखों में कभी दिन में होती है, रात में नहीं, दिन में। दिन में होती है। हाँ। हाँ। इसी समय पे होता है आंखों में हाँ, जलन? हाँ, इसी टाइम या सवेरे 7-8 बजे हाँ। जैसे सो के उठते हैं ना हम लोग, हाँ। फिर थोड़ी सी आँखों में होता है कि हाँ भाई रात को कुछ ज्यादा हो गया है। नाम गोपी। हाँ। ठंड लगती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, एकदम ठंड सांस लगती लेने है। में? सांस लेने में दिक्कत होती है, एकदम शरीर दर्द करता है, एकदम सारी बीमारी हो जाता है, बीमार पड़ता है आदमी, तो दर्द बीमार रहता पड़ते हो है। तो क्या करते हो? अपने आप फिर ठीक हो जाता है ना, धीरे धीरे करके शरीर अकड़ता है। और आंखों ठंड में में जलन होती है? नहीं। सिर्फ सांस लेने में दिक्कत होती है? तो कभी डॉक्टर के पास गए आप? नहीं। दिल्ली में आपको दिक्कत तो होती होगी फिर? यहाँ तो बहुत खतरनाक दिक्कत है, मेरे आंसू आ रहे हैं अभी। उत्तराखंड तो उज्जवल है, ये तो नरक में डाल दिया। और मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, गरीब आदमी को बचाओ। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं खुद फंसा हूँ, ना तो मैं काम कर सकता हूँ ज्यादा, और मेरे को कहने का किसी से सामर्थ्य नहीं होता है। सरकार आती है, कोई भी आता है सरकार पूछने के लिए? कौन आ रहा है? ऐसे ही है, कोई आ रहा है तो करोल बाग से रोटी लेके, कोई आता नहीं, ये है। प्रदूषण के लिए आप लोगों के पास दवाई, आज मास्क? फर्स्ट चांद साहब आए, आज पहली बार फर्स्ट चांद साहब आए सर मेरे, और कोई नहीं आया। आपका नाम क्या है? कुंदन सिंह भंडारी। राजस्थान पंजाब की कलह कांग्रेस बड़ी मुश्किल से टैकल कर रही थी और अब एक मोर्चा खुल गया है नया जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के कई करीबियों ने कांग्रेस संगठन से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि इनमें 4 पूर्व मंत्री और 3 एमएलए शामिल हैं। बागी नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया, एक चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को बाकायदा इसकी शिकायत की। इनका आरोप है कि वो पार्टी लीडरशिप से पिछले 1 साल से समय मांग रहे हैं और यहां तक कि जब राहुल गांधी अगस्त 2021 में श्रीनगर आए थे, जम्मू दौरे पर आए थे, तब भी उनसे मिलने का समय दिया नहीं गया। लेकिन क्या ये बात इतनी सीधी है, इतनी सरल है, या इस स्क्रिप्ट के पीछे कोई और खेल है? ये हमने पूछा जम्मू कश्मीर की हलचल कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर सुनील जी भट्ट से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 2 खेमे हैं कांग्रेस पार्टी के। एक जो जीए मीर साहब हैं, जो कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इकाई के, और दूसरा गुट है गुलाम नबी आजाद का गुट। जीए मीर के गुट के जो नेता हैं वो सोनिया और राहुल गांधी से काफी करीबी माने जाते हैं, उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद भी गांधी परिवार के काफी करीबी थे एक समय तक, लेकिन वो G23 की जो बात आ रही है कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनमें कपिल सिब्बल शामिल है, मनीष तिवारी शामिल है, और भी बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने एक तरह से हाल फिलहाल में भी हमने देखा है कि बीच बीच में केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और कांग्रेस जो फैसले ले रही है उसके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद भी उसमें एक किरदार है, और गुलाम नबी आजाद का जो राज्यसभा की जो उनकी टर्म है समाप्त हुई, उसके बाद उनको रीनॉमिनेट नहीं किया गया राज्यसभा में, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में भी नाराजगी है। केंद्रीय स्तर पर तो है ही, जम्मू कश्मीर में भी है। इसीलिए गुलाम नबी आजाद के जो करीबी नेता है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी अनदेखी की जा रही है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी जो इकाई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे हैं। तो ये इस समय अंदरूनी कलह बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में, और अब इस हद तक पहुंच गई है कि जो गुलाम नबी आजाद के करीबी नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने एक संयुक्त तौर पर एक अपना त्यागपत्र भेजा है
पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किस प्रकार जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के जीए मीर, उनकी कार्यशैली पर उन्हें सवाल उठाए हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी जो है चुनाव के बाद चुनाव हार रही है। और कई उन्होंने कहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है काफी कमजोर हो गई है उनके नेतृत्व में। और आज हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की जो कि गुलाम नबी आजाद गुट के हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाया जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए जम्मू कश्मीर में। सुनील, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनका यहाँ की सियासत में किस तरह का कद है, कौन लोग हैं ये, और जीए मीर गुट के जो लोग हैं, गुलाम नबी आजाद जो हैं, उनका क्या कहना इस मसले पर? जी बिल्कुल, इनमें कई महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें जीएम सरूरी हैं, जुगल किशोर शर्मा हैं, विकार रसूलवानी हैं। विकार रसूलवानी काफी बार चुनाव जीत चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में बनिहाल इलाके से। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा है, गुलाम नबी मोंगा है, नरेश गुप्ता है, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट, अनवर भट्ट, इनायत अली। तो ये सभी नेता जो हैं कुछ विधायक रह चुके हैं, कई तो मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये काफी छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके इस्तीफे आए हैं। हालांकि कई जो आजाद खेमे के नेता नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जीए मीर फैक्शन के, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं अवसरवाद की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। ऐसा उनका कहना है कि लोगों को अगर अपने मुद्दे उठाने हैं वो पार्टी के स्तर पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कह दूं कि गुलाम नबी आजाद आज डोडा जिले में थे, जो कि उनका पैतृक जिला है। उनसे पत्रकारों ने वहां पर प्रश्न भी पूछा कि उनके जो समर्थक नेता है उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इस समय गुलाम नबी आजाद जम्मू संभाग के दौरे पर हैं। आज डोडा जिले में थे, वहां पर उन्होंने लोगों से मिले, एक रैली निकाली, और कल भी एक रैली है यहाँ पर जम्मू संभाग में ही, और माना जा रहा है कि एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। गुलाम नबी आजाद के जो समर्थक नेता हैं लगभग सभी के सभी उसमें उपस्थित होंगे और भारी जनसभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। इस साल 15 अगस्त को जब हम अपनी आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे, तब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी पड़ोस में जो अफगानिस्तान है, वहाँ से तालिबान की कब्जे की खबरें आई थीं। कयास तभी से लग रहे थे कि कब्जा अपनी जगह है, लेकिन तालिबान जो है सरकार चलाना जानता नहीं है, चला पाएगा नहीं। अब ये दिखने लगा है। चीन, रूस, पाकिस्तान सबका सपोर्ट है तालिबान को, लेकिन इसके बावजूद आम अफगानी भूखे मर रहे हैं। आंकड़े कई आए, लेकिन ताज़ा नंबर्स पेश किए हैं यूनाइटेड नेशंस की संस्था द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 2 करोड़ 40 लाख अफगान भूखमरी के कगार पर हैं, मजबूरी में अपने बच्चे बेच रहे हैं। WFP के प्रवक्ता हैं वहीदुल्लाह अमानी। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिशें पूरी तरह रंग लाएंगी 2022 तक। तो सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई, हालात कब सुधरेंगे? हमने पूछा बेंगलोर के तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में इंडो पैसिफिक स्टडीज प्रोग्राम के स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट श्रेय खन्ना से। देखिए, इसके कई कारण है। पहला तो यह है कि अफगानिस्तान में पिछले साल भी सूखा पड़ा था और इस बार भी वही हालत है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज तो है नहीं और कृषि केंद्रित देश है, तो इसका सबसे ज्यादा असर तो उसी से है। फिर जो तालिबान के आने से पहले रिपब्लिक सरकार चल रही थी, उसका जो बजट था, उस बजट का करीबन 80% जो था वो अमेरिका और यूरोप के देश मिलके फाइनेंस करते थे। तो तालिबान के आने के बाद ना सिर्फ वो डायरेक्ट सपोर्ट बंद हो गया, बल्कि यूएस ने जो अफगान गवर्नमेंट के जो फॉरेन रिजर्व्स थे 9.5 बिलियन डॉलर्स के करीब, उनको भी फ्रीज कर दिया है। उनके पास, तालिबान के पास अभी वो एक्सेस भी नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से अभी अफगानिस्तान में भुखमरी और गरीबी बढ़ गई है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खाने की जरूरतें हैं सिर्फ वो ही करीब $200 मिलियन हर महीने के लिए चाहिए। और अब जो विंटर का सीजन है उसमें हालात और खराब होने के चांसेस है, क्योंकि जब तक रीजनल पावर्स जो है, जो इस जगह के देश हैं, ईरान हुआ, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के बाकी देश, पाकिस्तान, ये लोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, वो लोग अफगानिस्तान में कोई सहायता पहुंचाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते,
बिना तालिबान की सरकार को मान्यता दिए हुए, क्योंकि जो सहायता होगी वो तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू ही जाएगी। तो जब तक वो ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते कि बिना अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज किए हुए किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाए, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो मुझे होते हुए अभी नहीं दिख रहा है। श्रेय, भारत तो जो है अफगानिस्तान को मदद भेजना चाह रहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लेकिन मालूम चला कि पाकिस्तान ने अड़ंगा डाल दिया। तो क्या हो रहा है वहां, और क्या दिल्ली डायलॉग के बाद पाकिस्तान का ऐसा रुख हुआ है? देखिए, जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था इस महीने की 10 तारीख को, तो उसमें भारत की जो पोजीशन थी कि ह्यूमैनिटेरियन एड को बिना बाधा डाले अफगानिस्तान पहुंचाया जाए, उसको सातों देशों ने समर्थन किया था। और फिर उसके बाद अभी 5 दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी की मीटिंग जब थी इमरान खान के साथ, तो उसमें इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार कंसीडर कर रही है भारत की एड को अलाउ करने के प्रस्ताव पे। फिर कल थॉमस वेस्ट, जो कि अभी यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं अफगानिस्तान के लिए, वो भारत आए और उनकी एनएसए डोवाल और विदेश सचिव जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, उनसे मुलाकात भी हुई। और इसमें जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाना है वो एक अहम मुद्दा था। तो ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी पोजीशन पर एक कॉमन एक्सेप्टेंस बना ली है, और जो इस रीजन के देश हैं या फिर यूएस है, वो भारत की मांग का समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम आज के डेवलपमेंट्स भी देखें, जो कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था पहले, और फिर पिछले साल कोविड लॉकडाउन के टाइम से बंद था, वो अब 20 महीने बाद दोबारा खुला है। वो भी गुरपूरब, जो गुरु नानक जी की जयंती का टाइम है, उससे थोड़ा पहले। तो अभी देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में चीजों को लेके बैक चैनल टॉक जो है वो चल रही है। ये संकेत देता है कि देर से ही सही इंडिया का जो प्रपोजल है अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं भेजने का, वो पाकिस्तान उस पर आगे बढ़ेगा या उसे अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है। अक्टूबर की शुरुआत में भारत ने ये प्रस्ताव दिया था कि अफगानिस्तान में गेहूं भेजेंगे हम, लेकिन अब उसके बाद से जो डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस महीने जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं एक के बाद एक, उनसे जल्दी ही कुछ नतीजा आने की उम्मीद लगती है। क्रिकेट की बिजी शेड्यूल पर दुनिया भर में बहस चल रही है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट में बहस कुछ और है। पिछले दिनों ब्रिटिश क्रिकेटर अजीम रफीक ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर रेसिस्ट टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। अजीम के मुताबिक वॉन ने एशियाई खिलाड़ियों की तरफ संकेत करके कहा था कि तुम लोग ज्यादा हो रहे हो, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। उस वक्त इंग्लिश टीम में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 4 थी। अजीम ने कहा कि मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तो पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। It's disgusting, to be honest, how much of a joke it was. Till right at the end, I was in complete denial as to what was going on. It was only around back end of 2017, and when I lost my son, I went, you know what, hold on a minute. I've seen other players who have family tragedies and get support beyond measure, and I've just carried my son from the hospital to the graveyard, and how I'm getting treated here is not right. And to me, it became very clear that even myself, I'd been looking the other way. And there's a real problem here, not just Yorkshire, throughout the country. And I'm going to be the one that's going to speak about this. अजीम आगे ये भी बोले कि मुझे पहले तो ये समझ ही नहीं आया कि मेरा जो मजाक बनाया जा रहा है वो रेशियल भेदभाव है। उनके इस बयान से इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद जो हैं वो भी सहमत हैं। तो सवाल ये है कि रेसिज्म की ये कोई पहली घटना तो है नहीं। क्रिकेट में रेसिज्म कितना कॉमन है। आए दिन हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी हैं दुनिया भर के, वो रेसिज्म की घटनाओं के विरोध में काली पट्टी बांध कर रखते हैं, मगर ये सब फिर भी चल रहा है। और जैसा कि अजीम ने कहा कि मुझे कुछ समय तक तो पता ही नहीं चला कि ये सब रेसिज्म है, यानी अवेयरनेस का अभाव उनमें भी है जो अवेयरनेस कैंपेन्स के एम्बेसडर हैं। तो इन्हीं सवालों पर हमने बात की लंदन में रह रहे सीनियर जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर परवेज आलम से। देखिए, बुधवार के सभी बड़े अखबारों में इंग्लिश क्रिकेट में रेसिज्म या जातिवाद कहिए उसकी खबर छाई रही है, और इसलिए भी कि पिछले मंगलवार को ब्रिटिश संसद की जो संसदीय समिति है उसकी बैठक में अजीम रफीक की पेशी हुई, और उन्होंने अपनी यॉर्कशायर क्रिकेट काउंटी में कथित घिनौने जातिवाद पर से जो पर्दा उठाया है
उस पर एक तरह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। और यूं कहिए कि अब तक की खबरों से साफ संकेत मिलता है कि इंग्लिश क्रिकेट में रेसिज्म सिर्फ यॉर्कशायर तक महदूद नहीं है, बल्कि कहना होगा कि दूसरी जो काउंटीज़ हैं और उनके जो क्लब्स हैं उनके भी कई मामले उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। अब जैसे कि एसेक्स क्रिकेट काउंटी में भी खिलाड़ियों की शिकायत पर छानबीन हुई है और 1-2 इस्तीफे भी हमारे सामने आए हैं। तो अब चर्चा का विषय ये है कि क्या ये रेसिज्म यानी कि पक्षपात, मतलब ये कि भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई और जो काले खिलाड़ी हैं, क्या ये उनके साथ भेदभाव जो होता है वो केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है या कि ये इंस्टीट्यूशनल है, मतलब ये कि संस्थागत है? तो ये वो सवाल है जिस पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। और यहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री जो कमेटी हुई थी अभी और वो चल भी रही है, उसमें ये सवाल मंगलवार को पूछा भी गया और इसका जवाब भी ये आया कि तकरीबन ये इंस्टीट्यूशनल है। और जाहिर है कि क्योंकि अभी सुनवाई हो रही है इसलिए रिपोर्ट बाद में आएगी और बाद में पता चलेगा कि क्या कहना है इस पार्लियामेंट्री कमेटी का। परवेज जी, इतिहास कैसा रहा है इन मामलों में क्रिकेट का, और यदि थोड़ा बता सकें कि कब कब इस तरह की बातें सामने आई हैं और क्या एक्शंस हुए हैं? देखिए, अजीम रफ़ीक तो सन 2008 से सन 2018 तक की बातें कर रहे हैं और उनकी शिकायत में मैथ्यू होगार्ड, टिम ब्रेजनन, माइकल वॉन, गैरी बैलेंस और एंड्रू गेल जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। और इनमें से कुछ के करियर और रोज़गार पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन भी शुरू हो गया है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि माइकल वॉन, अब उनका नाम कौन नहीं जानता, इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं। तो वो बीबीसी का एक रेडियो चैनल है, रेडियो 5, उस पर वो एक्सपर्ट की हैसियत से एक प्रोग्राम करते हैं, रेडियो के प्रोग्राम में आते थे। उनका नाम जैसे ही इस रेसिज्म वाली रिपोर्ट में सामने आया है और किसी हद तक उनका जिक्र अजीम रफ़ीक ने भी किया है, तो माइकल वॉन जो हैं उनको बीबीसी ने फ़ौरन अपने प्रोग्राम से हटा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सिलसिला कितना पुराना है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, क्रिकेट में जातिवाद तभी से है जब से काले और एशियाई खिलाड़ियों ने अपने जो टैलेंट है उसका लोहा मनमाना शुरू किया। मतलब ये कि जाहिर सी बात है, जब उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, तो वहीं से लोगों को तकलीफ भी शुरू हो गई। अभी इसी रविवार को संडे टाइम्स में इंग्लैंड के लेजेंडरी ऑलराउंडर हैं इयन बोथम, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के गज़ब के बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के जौहर देखकर कुछ लोग यहाँ इंग्लैंड में बहुत कुछ कहते थे और बहुत ही भद्दे रेसिस्ट कमेंट्स करते थे। लेकिन सबसे सकारात्मक पॉजिटिव बात यह है कि इंग्लैंड में फुटबॉल हो या क्रिकेट, रेसिज्म के खिलाफ सरकार और पब्लिक दोनों का रवैया जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। और अब विदा का वक्त है। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइए। radio@aajtak.com पर मेल कीजिएगा, जैसा भी जिस भी भाषा में चाहें, सब कुछ पढ़ लेते हैं हम। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। यहाँ पर आप वॉइस नोट भेज सकते हैं या फिर बिना तकल्लुफ़ के ऐसे ही मैसेज टाइप कर दीजिए जैसे यारी दोस्ती में करते हैं। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, स्पॉटिफाई पर, वरना तो गूगल पर आज तक रेडियो टाइप कीजिए और हमारी वेबसाइट खुली जाएगी। आज का शो प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।